मित्रों, मैं डॉक्टर सविता सिंह आज आपके समक्ष 21वीं शती के हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श के ऊपर बातचीत करने आई हूँ। लीजिए सुनिए मैत्री पुष्पा जी के विजन उपन्यास के विशेष संदर्भ में स्त्री विमर्श। महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें अपनी बाकी उनका। स्त्री विमर्श अपने आप में एक जटिल विमर्श है, क्योंकि इसका संबंध पूरे विश्व से है। हमारे भारतीय समाज की स्त्रियों को संवैधानिक अधिकार संघर्ष के जरिए हासिल नहीं हुए हैं। उन्हें संविधान की तश्तरी में सजाकर पेश किया गया है। यही वजह है कि संविधान ने उन्हें बोलने की आज़ादी दी, पर उनके पास आवाज़ थी ही नहीं। उन्हें खरीदने की आज़ादी दी, पर उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता थी ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पुरुषों के समान अधिकार पाने से ज़्यादा ज़रूरी है पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार। शिक्षा स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। पुरुष नारी को उतनी ही शिक्षा देना चाहता है जितनी उसके स्वार्थ में बाधक ना हो। यह चिंता की बात है कि अनेक मानवाधिकार की बहस में कभी भी स्त्रियों के मानवाधिकारों के हनन की चर्चा तक नहीं की जाती। संपूर्ण विश्व में स्त्री विमर्श नए ओज से जारी है। स्त्री विमर्श बहुआयामी है। दुनिया के विभिन्न इलाकों, समुदायों और वर्गों में इसके आशय एक ही नहीं है। यद्यपि इनकी अंतर्वस्तुओं में बहुत दूर तक समानताएं हैं और इनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय, सामुदायिक और वर्गीय विशिष्टताएं भी हैं। इन्हें नज़रअंदाज करना स्त्री विमर्श के लिए हितकर नहीं है। इन विशिष्टताओं को हिंदी कथा साहित्य के संदर्भ से जोड़कर समझा जा सकता है। सुखदेव सिंह ने अपने लेख में एक जगह लिखा है कि स्त्री अद्भुत रचना है। दृश्य और अदृश्य जगत में उसे देखा जाता है, उसे लिखा और पढ़ा जाता है। वह सर्वमान है, किंतु सर्वनाम नहीं। सारे सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। क्रिया के बल से इन्हें, सर्वनाम को, स्त्री बनाया जाता है। हिंदी में वह बहुत लिखी गई हैं, क्योंकि लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी। फिर स्त्री विमर्श का प्रश्न उठता ही क्यों है? कहीं कुछ गड़बड़, कुछ असंतोष या फिर कोई अन्याय अवश्य हो रहा है, जिसके कारण यह प्रश्न स्त्री के संबंध में उठा है। स्त्री विमर्श विमेन लिव या नारी मुक्ति चिंतन का मुद्दा है। सर्वप्रथम नारी स्वातंत्र्य की मांग विश्व के विकसित देशों, यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने की। बाद में विश्व के सभी हिस्सों में यह मांग बढ़ती गई और फिर इसे लेकर आंदोलन होने लगे, बहसें होने लगीं और चिंतन होने लगे। एक उसी का परिणाम यह भी बात है कि आज मैं यहाँ आपके समक्ष इस पर बात कर रही हूँ। वैसे तो नारी विमर्श नारी के जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है, किंतु मेरा विषय है हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श। साहित्यिक स्तर पर हमारे यहाँ नारी विमर्श, नारी चेतना, नारी अस्मिता, नारी अस्तित्व, नारी संघर्ष की बात कथा जगत में सन 1870 में हुई थी, एक उपन्यास में, देवरानी जेठानी की कहानी, जिसे लिखा था पंडित गौरी दत्त ने। लेकिन नारी अस्तित्व की मानवीय स्थापना भारतीय समाज सुधारकों द्वारा सन 1829 में की गई थी। सन 1829 में ही सती प्रथा का विरोध भी हुआ। ग्रिमके बहनों द्वारा न्यूयॉर्क में नारी मुक्ति आंदोलन सन 1849 में किया गया। स्त्री वयस्क मताधिकार की मांग तथा स्त्री पुरुष की संवैधानिक और कानूनी समता की दृष्टि पर भी किया जाने वाला सन 1867 में 1867 में अंग्रेजी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा बल दरअसल वर्तमान में नारी विमर्श की ही पृष्ठभूमि है। 21वीं सदी के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श की बात करने के लिए आवश्यक है कि उसके अतीत को पहले जाना जाए, तभी वर्तमान की सार्थक चर्चा संभव हो सकती है। एक बार फिर से पंडित गौरी दत्त के उपन्यास से बात आरंभ करेंगे। उन्होंने अपने उपन्यास में नारी शिक्षा की अनिवार्यता और विधवा विवाह पर जोर डाला है और बताया भी है कि किन स्त्रियों के दोबारा विवाह
किस तरह से संभव है। अशिक्षित महिला किस तरह से पढ़े लिखे पति के साथ बेमेल लगती है, उसका भी उदाहरण वे अपनी भूमिका में लिखते हैं कि दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी। इसके उपरांत मुंशी ईश्वरी प्रसाद का मुदर्रिस, मुंशी कल्याण राय का वामा शिक्षक, श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती नायिका के रूप में हर स्त्री को निडर बनाने का कार्य करती है और बताती है कि इसके लिए प्रत्येक स्त्री को कानून की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने भी नारी उत्थान हेतु अनेक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास हिंदी साहित्य जगत में स्त्री विमर्श के अनूठे उदाहरण हैं। गबन, गोदान, निर्मला, मनोरमा एवं सेवा सदन इत्यादि। प्रेमचंद ने अपनी नायिकाओं द्वारा केवल वैचारिक क्रांति ही नहीं करवाई, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी नारी विमर्श को प्रस्तुत किया है। उन्होंने नारी को संपत्ति के स्थान पर जीवित प्राणी का स्थान प्रदान किया है। वो कहते हैं, यदि पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है तो एक नारी पुरुष की मोहताज क्यों? यह प्रश्न बहुत पहले उन्होंने पूछा था, किंतु उत्तर शायद अभी तक नहीं मिल पाया है। तभी 21वीं शताब्दी में भी स्त्री विमर्श हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अनेक परिवर्तन हुए। लेखन स्वतंत्रता के नाम पर नारी मात्र देह बनकर ही उभरी। स्त्री लेखिकाओं ने भी उसका प्रयोग खुलकर किया। इस्मत चुगतई से लेकर अनेक नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी कथाओं में नारी मुक्ति चेतना, अधिकार, स्वातंत्र्य, उच्छृंखलता आदि बातों को दर्ज किया है। मुख्य नाम है कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, नासिरा शर्मा, दीप्ति खंडेलवाल, उषा प्रियमवदा, कुसुम अंसल, मंजुल भगत, राजी सेठ, चित्रा मुदगल, गीतांजलि श्री, मृणाल पांडे, प्रभा शास्त्री, मेहरुन्निसा परवेज, ममता कालिया, आशा पूर्ण देवी, जैनेन्द्र, सुरेंद्र वर्मा, अज्ञे, सुशील कुमार सिंह, कृष्ण बलदेव वैद्य, कृष्णा अग्निहोत्री, नवनीत मिश्र, उषा महाजन, अखिलेश, लवलीन, महीप सिंह, मधु कांकरिया, पुन्नी सिंह, शिव मूर्ति, अरविंद जैन, इंदु बाली, बटुक चतुर्वेदी, मालती जोशी, स्वयं प्रकाश, स्वदेश कुमार, अलका सरावगी, प्रभा सक्सेना, इंदु रश्मि और न जाने कितने कितने नाम इसमें शामिल हैं। इन सभी के साथ स्त्री विमर्श के अंतर्गत यदि महादेवी वर्मा जी की श्रृंखला की कड़ियों को याद नहीं किया गया तो उचित न होगा। वास्तविक स्त्री विमर्श वहां से विभिन्न पड़ावों को पार करता हुआ आज यहाँ तक आ पहुंचा है। स्त्री विमर्श आत्मिक, मानसिक, वैचारिक मुक्ति से बढ़ता हुआ नारी की देह स्वतंत्रता पर आकर टिक गया है। यही कारण है कि वह शरीर मात्र बनकर रह गई है। अधिक स्वतंत्रता और उन्मुक्तता विनाश का कारण होती है, ऐसा माना गया है और सच भी लगता है, क्योंकि स्त्री कितनी भी स्वतंत्र क्यों ना हो जाए, विनाश अंत में उसकी दैहिक शुचिता का ही होता है। अब मैं अपने उपन्यास विजन की बात करूंगी, जो कि 21वीं शती की ऐसी रचना है जो स्त्री विमर्श हेतु हर एक की दृष्टि में उचित लगेगी। कारण साफ है, एक महिला द्वारा लिखा गया, आंख के अस्पताल की राजनीति को उघाड़ता हुआ, महिला डॉक्टर एवं महिला मरीज की समस्याओं को उजागर करता हुआ, और अंततः नारी कितनी भी शिक्षित क्यों न हो जाए, समाज उसे परास्त करने के लिए हरदम प्रयासरत रहता है। यह बताने वाला उपन्यास यदि स्त्री विमर्श हेतु न चुना गया तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। मैत्रेयी पुष्पा जी ने इस उपन्यास की रचना सन 2002 में की थी। इसका शीर्षक अपने आप में अनेक अर्थों का परिचायक है। जैसे विजन का अर्थ होता है दृष्टि, बाह्य दृष्टि, आंतरिक दृष्टि, व्यापक दृष्टि, संकुचित दृष्टि इत्यादि। शायद लेखिका समाज की दृष्टि को रोशनी प्रदान करना चाहती हैं, तभी तो इस उपन्यास की हर घटना जीवन से आकर जुड़ती हुई प्रतीत होती है। इस उपन्यास की मुख्य नायिकाएं महिलाएं हैं, वो भी आंख अस्पताल की डॉक्टर। मैत्रेयी पुष्पा जी शायद आभा और नेहा के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं चाहे कितनी भी शिक्षित क्यों न हो जाएं, आज 21वीं सदी में भी
उन्हें वही समझा जाएगा जो पुरुष वर्ग चाहेगा। नेहा एक सफल आई सर्जन होते हुए भी अपने ससुर की राजनीति में ऐसे फंस जाती है कि रिसेप्शनिस्ट बनकर रह जाती है। आभा जी को एचओडी हैं आंख के अस्पताल में। वहीं एक बार पुरुष डॉक्टर द्वारा ग्रामीण मरीज महिला के साथ बलात्कार होने पर केस की पैरवी करनी पड़ती है तो उसे नौकरी से ही हाथ धोना पड़ जाता है। न जाने कितने प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। पुष्पा जी ने उपन्यास लिखकर स्त्रियों की आंखें खोल दी हैं। महिलाएं मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं हैं, किंतु आज भी उतनी ही असुरक्षित जितनी कि पहले कभी हुआ करती थी। आखिर क्यों? महिला देह शायद इसका कारण है, जो हमें वो स्थान नहीं दिला पा रहा है जिसकी हम सभी अधिकारिणी हैं। हमेशा बलिदान करते समय आज भी महिला को आगे आना पड़ता है। आखिर क्यों? नेहा ने यह प्रश्न अपने करियर के लिए भी इस उपन्यास में उठाया है। पुरानी कहावत है, महिला की दुश्मन है। आज ऐसा नहीं है, लेकिन इस उपन्यास में डॉक्टर नेहा डॉक्टर आभा को अपना गुरु मानती हैं और अंत तक उनसे अप्रत्यक्ष रूप से बातें करती रहती हैं। लेकिन वैचारिक रूप से नारियों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यह भी नेहा की माँ और सास के द्वारा लेखिका ने दिखाया है। लेखिका ने नए मुहावरों का प्रयोग किया है तथा व्यंग्य भी किया है। साथ ही नारी का दर्जा दोयम ही है, चाहे वो कितनी भी अच्छी शिक्षा क्यों न ले ले। ये बात भी डॉक्टर आरपी शरण की आंखें अपनी बहू डॉक्टर नेहा से हमेशा कहती रहती हैं। पुरुष का एक और स्वभाव लेखिका ने नारी विमर्श के लिए उपस्थित किया है कि डॉक्टर अजय, जो कि नेहा के पति हैं, ये जानते हैं कि उनकी पत्नी बुद्धिमान है और वो एक कुशल सर्जन भी है, लेकिन अपने पिता की बात को टाल नहीं पाते, करते वही हैं जो पापा चाहते हैं। एक बार फिर पत्नी चाहकर भी हार जाती है। डॉक्टर नेहा कहती हैं, मानते हो मेरी बात, लेकिन अमल में लाते हो पापा की बात। कैसे नारी प्रगति कर सकेगी जब पति जानते हुए भी साथ देने में मजबूर होता है। नारी विमर्श की एक और बात जो इस उपन्यास में देखने को मिलती है वो ये है कि लेखिका 21वीं सदी में भी महादेवी वर्मा की कविताओं की चर्चा इसमें करती हैं और नेहा को डॉक्टर आभा द्वारा कही गई बात याद दिलवाती हैं कि हमारे स्त्रीत्व की महान कवित्री महादेवी वर्मा ने लिखा है, न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य साधने का अधिकार है, न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का। तो क्या समय स्त्री के लिए अब तक नहीं बदला? महादेवी वर्मा ने जो लिखा था वो काल से परे था, आज भी सत्य है। प्रश्न उठता है और पाठकों के लिए चिंता भी बन जाती है। लेखिका भी यही मानती होंगी, तभी तो पूरे 2 पृष्ठों में महादेवी वर्मा की चर्चा की है। डॉक्टर नेहा नहीं चाहती हैं डॉक्टर अजय से विवाह करना, लेकिन माँ बाप तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो माँ से कहती है, मम्मी मैं सोने के महल में कैद होने नहीं जा सकूंगी। लेकिन बेटी की बात कौन सुनता है। सारी की गई मेहनत एक साधारण नारी में परिवर्तित हो जाती है। सच में जो डॉक्टर नेहा एक होनहार आई सर्जन लोगों के जीवन को रोशनी से भर सकती थी, वो केवल नारी होने के कारण ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि परिवार और समाज का तकाजा था कि वो पढ़ाई कुछ भी कर ले, लेकिन काम वही करे जो उसके ससुराल वाले चाहें, भले वो निर्णय गलत ही क्यों ना हो। और यही हुआ भी। दाद देनी होगी मैत्री पुष्पा जी को, जिन्होंने आम पाठक को एक दृष्टि दी और आंख के अस्पताल में किस किस तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार होते हैं इसकी जानकारी दी। नारी मध्यम वर्गीय हो या अभिजात्य वर्ग की, चलना उसे उसी तरह पड़ेगा जैसा कि परिवार और समाज के पुरुष चाहेंगे, वरना हरजाना डॉक्टर आभा की तरह भुगतना पड़ेगा। शब्दों का प्रयोग लेखिका बहुभाषी ज्ञान की परिचायक हैं। इस उपन्यास में उन्होंने लगभग 781 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि आवश्यक भी है, क्योंकि अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का हिंदी पर्याय इतना प्रचलित और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। अंग्रेजी के करीबन 35 वाक्यों का प्रयोग खुलकर किया है। 21 कहावतें एवं 2 हिंदी और 1 उर्दू के मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार अंत में निष्कर्ष रूप में मैं यही कहूँगी कि मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास विजन सच में 21वीं सदी में स्त्री विमर्श हेतु
इसलिए उपयोगी है क्योंकि हम सब उसे पढ़ें और चिंतन करें कि बदलते समाज में नारी की स्थिति पढ़ लिख कर वास्तव में कितनी बदलती है, बदली भी है या केवल चर्चा मात्र चीजें रूप में बदल गई हैं। चिंतन आवश्यक है क्योंकि समाधान तभी संभव होगा जब सुधी जन उस पर गंभीर विचार विमर्श कर अपनी बातों को समाज के समक्ष रखना आरंभ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।